जय हिंद दोस्तों। आजकल एक बहुत जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है और नॉर्मली ये भारत के अंदर शुरू से लेकर आखिरी तक बहस छिड़ी रहती है कि जो राजपूत राजा थे, जो अपने आप में वीर योद्धा और सब थे, तो ये भारत में मुस्लिम आक्रांता जब आए तो क्यों हारे। तो मुस्लिम आक्रांता के हारने के पीछे के कारण को यदि हम डिस्कस करें तो एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट नजर आती है। हालांकि मैक्सिमम लोगों को अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो वो कभी भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं बना पाते और वर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी के चक्कर में हम लोग जो है वो फंस के रह जाते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर एक थोड़ा सा डिस्कशन करने जा रहा हूं कि भारत में जो राजपूत थे ये मुस्लिम आक्रांताओं के सामने कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखरे या हारे, क्या सच में हारे या नहीं हारे, और इस तरीके की सारी सिचुएशंस। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यूपीएससी की इस तैयारी के अंदर हम जो है नया बैच शुरू कर चुके हैं, एनसीईआरटी के कंसेप्टर बैच। आपको उस प्रिपरेशन में एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो जितनी जल्दी हो सके आप हमारे इस बैच से ज्वाइन कीजिए। छठी से लेकर 12वीं तक के सारे एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स इसमें क्लियर करवाए जाएंगे। 3 ज्योग्राफी का बैच चल रहा है जो 3 महीने का कोर्स है। 500 रुपये पर मंथ की फीस है। अगर आप 2 महीने की फीस दे देते हैं तो 1100 रुपये के अंदर आपका पूरा कोर्स जो ज्योग्राफी का है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है राजपूत वर्सेस इस्लामिक आक्रांता जो थे वो। इसमें राजपूत असलियत में क्यों हारे और इस्लामिक जो इन्वेडर्स थे वो असलियत में क्यों जीते। तो सबसे पहले अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो इस फिलॉसफी के अंदर या इस रीजन में सबसे पहले एक बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि भाई क्या राजपूत ताश के पत्तों की तरह ढह गए या बिखर गए, तो आप लोग गलत सोचते हैं। असलियत में मुस्लिम आक्रमण जो थे वो 712 से पहले ही शुरू हो चुके थे, लेकिन पहला सफल मुस्लिम आक्रमण जो था वो 712 ईस्वी 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब शासक, अरब सेनापति ने किया और वो मुल्तान और सिंध और मुल्तान के ऊपर कब्जा कर लेता है। लेकिन आप अगर इसे मोटे तौर पर देखें तो यहाँ पर 736 ईस्वी के अंदर आते आते या 736 एडी के अंदर इन अरब्स को भारत की भूमि से खदेड़ दिया जाता है और उसके बाद अगले लगभग 200 से 300 साल तक कोई बड़ा मुस्लिम इन्वेडर यहाँ नहीं आ पाता। इस दौरान जो सबसे बड़ी खास बात हुई वो ये थी 712 एडी के अंदर कि सिंध और मुल्तान के अंदर जो हिंदूज थे उन्हें मुसलमान बनाया गया और करमाती मुस्लिम उसका नाम दे दिया गया। उन्हें करमाती मुस्लिम नाम से जाना जाने लगा, जो आगे तक ये राजा महाराजा भी बने, जो पहले हिंदू और बौद्ध होते थे, बाद में ये मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो गए। यहाँ इस चीज़ को आप सोचकर देखिए, इन्हें कहीं ना कहीं अनटचेबल की फॉर्म में इन हिंदू समाज ने देखा और ये कहा कि क्योंकि तुम मुस्लिम बन चुके हो तो तुम्हारा हिंदू धर्म में प्रवेश वर्जित है, तुम्हें दोबारा से रिकन्वर्ट या घर वापसी नहीं करवाई जाएगी। तो आप यहाँ माइंडसेट को एक बार देखिएगा। अब उसके बाद 736 के बाद जो सबसे बड़ा इन्वेजन होता है वो कहीं ना कहीं 1001 एडी से 1027 एडी तक लगभग 30-27 साल तक ये इन्वेजन्स हुए और ये थे 17 इन्वेशंस ऑफ महमूद गजनी, इन्वेशंस ऑफ गजनी। अब आप यहाँ देखेंगे कि 17 इन्वेशंस गजनी के हुए, गजनी के 17 आक्रमण हुए और 17 आक्रमणों में भी गजनी एकाधी जगह कश्मीर या 1-2 जगह और हारा हो सो हारा हो, वरना वो पूरे के पूरे भारत को क्रॉस करके आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान के गजनी से वो पंजाब के रास्ते होते हुए और सोमनाथ के टेम्पल आता है और इतनी लंबी दूरी तक ट्रैवल करके वो सीधा यहाँ से पेशावर से मुल्तान, सिंध पेशावर मुल्तान होते हुए वापस अफगानिस्तान भाग जाता है। इस दौरान भारत के किसी भी राजा से कोई भी सक्षम कैपेबल इन्वेजन नहीं हो पाता या कैपेबल उसका अपोजिशन नहीं हो पाता। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का मामला रहा होगा। उसके बाद भी अगर आप देखते हैं
तो यहाँ आपको नजर आएगा कि 1192 यानी 1092 एडी के अंदर दूसरी सेकंड बैटल ऑफ टरेन के अंदर पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी जो है वो लड़ता है, और यहाँ पर गौरी जो है ये जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। और इसके बाद इंडिया के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इस्लामिक शासन स्थापित हो जाता है। यहाँ आप देखते हैं कि इल्तुतमिश से लेकर बलबन से लेकर और जितने भी दूसरे राजा होते हैं, मतलब जितने भी सुल्तान वगैरह होते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, जो सिकंदर लोदी, ये सारे के सारे एक एक करके हमले करते हैं और भारत के ऊपर कब्जा कर, मतलब राजस्थान को, राजपूतों को एक तरीके से कॉर्नर करके रखते हैं। हालांकि यहाँ पर सवाल ये उठता है कि राजपूत क्यों हारे। अब इसी दौरान अभी एक चीज और, उसके बाद आप देखेंगे तो 1498 के अंदर, सॉरी 1398, 1398 एडी में तैमूर जो है वो भारत पर हमला करता है। और इसके बाद 1526 से आगे अगर आप देखते हैं 1526 एडी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और फिर मुगल्स आ जाते हैं। अगर इस पूरी सीरीज को मोटे तौर पर देखा जाए तो ये मुगल्स भारत की गद्दी पर 1857 तक रहते हैं, और यहाँ पर 1700 से लगा लीजिए 1650 के आसपास से 1656 से आगे यदि देखा जाए, 1656 से आगे यदि देखा जाए तो औरंगजेब के टाइम पे मराठा पावर जब उठती है तो इनको छोड़कर कोई भी पावर इंडिया में सक्सेसफुली मुगल्स या किसी से भी लड़ती हुई दिखाई नहीं देती है। तो ऐसा क्या कारण था कि ये जो पावर्स थी या राजपूत, और यहाँ इस टाइम पीरियड के अंदर जो राजपूत पावर थी वो ही असलियत में रूलिंग क्लास थी। अब ये राजपूत पावर रूलिंग क्लास होने के वजह से कहीं ना कहीं असलियत में इन्हीं का जो टक्कर हुई वो इन्वेडर्स के साथ हुई, और इन्वेडर्स के सामने राजपूत कमज़ोर पड़ते नजर आए। तो एक एनालिसिस बनता है कि असलियत में कमज़ोर क्यों हुए। तो अगर आप पैटर्न को देखें तो यहाँ पैटर्न असलियत में एक बार में ऐसा नहीं है, एक दिन में सारे के सारे राजपूत राजा जो हैं वो ताश के पत्तों की तरह बह गए, नहीं। ऐसा है कि लगभग पहला इन्वेजन हुआ, उसके बाद आप देखते हैं तो 200 से 300 साल का एक फ़र्क है, फिर दूसरा इन्वेजन होता है, फिर अप्रॉक्सीमेट 200 साल का फ़र्क है, फिर तीसरे इन्वेजन में भी आप देखते हैं कि अप्रॉक्सीमेट 200 साल का फ़र्क है, फिर 200 से 150 साल, 125 साल, और फिर उसके बाद गजनी 1739 में नादिर शाह और 1746 में अब्दाली आता है। तो यहाँ पर राजपूत्स का यदि कंपैरिजन किया जाए तो सबसे पहले आप देखिए इस पैटर्न में यहाँ ये 200 साल यहाँ, 300 साल यहाँ पर राजपूत्स को मिले, 200 साल यहाँ राजपूत्स को मिले, और उसके बाद यहाँ पर भी 100 साल तक तो कम से कम सल्तनत कमज़ोर थी। तो यहाँ एनालिसिस अगर हम करते हैं कि राजपूत्स क्यों हारे, तो उसमें सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, अलग अलग फैक्टर्स यहाँ होते हैं। तो असलियत में रीज़न ऑफ डिफीट ऑफ राजपूत्स अगर मैं देखूं तो सबसे पहला जो रीज़न है मुझे जो नॉर्मली हिस्टोरियंस कहते हैं उसमें आप देखेंगे पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव, कि राजनीतिक प्रशासनिक मामला क्या था। पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ हम क्लास में तो यार इसे कई दिन तक 3-4 दिन तक डिस्कस करते हैं कि असलियत में हारे क्यों थे। पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव में अगर राजपूत पॉलिटिक्स को देखेंगे तो राजपूत राजा ही अपने आप में एक साथ नहीं थे, यूनिटी नहीं थी। राजाओं में भी छोटे छोटे एम्पायर थे। अगर आप उस समय के भारत के साम्राज्य को देखेंगे तो, या उस समय की पूरी पावर को देखेंगे तो यहाँ आपको नजर आएगा कि भाई इधर तो हिंदू शाही वंश था जो पंजाब में है, इधर चौहान थे, नीचे की तरफ सोलंकी थे, इधर चंदेल थे, नीचे कलचुरी थे, इनसे नीचे आपको चालुक्य वगैरह मिलेंगे, नीचे चोल चेर पांड्या मिलेंगे, इधर पाल मिलेंगे, और ऊपर की तरफ भी अगर आप दूसरे राजाओं को देखेंगे तो अलग अलग तरीके से यहाँ गढ़वाल एम्पायर था। यानी भारत जो था एक पॉलिटिकल यूनिटी ना होकर छोटे छोटे राजाओं के बीच में बटा हुआ था, और ये जो राजा थे आपस में हर राजा
इतना ज़्यादा लड़ता था आपस में एक दूसरे से कि कभी किसी को भरोसा नहीं कर पा रहा था। यही एक रीज़न है जब पृथ्वीराज चौहान गौरी, जब हिंदू शाही राजा गौरी से लड़ रहे थे तो पृथ्वीराज चौहान शांत बैठे हुए थे, जब पृथ्वीराज चौहान से गौरी लड़ रहा था तो गढ़वाल के जयचंद शांत बैठे थे, और जब गढ़वाल हार रहा था तो पाल शांत बैठे थे, और जब पाल हार रहे थे तो चंदेल और कलचुरी शांत बैठे थे, इधर से सोलंकी शांत बैठे थे। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि सारे राजा महाराजा एक दूसरे से इतना ज्यादा आपसी वैर रखते थे, आपसी सिर्फ डबल थी, फूट इतनी ज्यादा थी कि कभी ये यूनाइट हो ही नहीं पाए। ये तो पॉलिटिकल रीजन था। एक दूसरा रीजन एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक था। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप देखेंगे तो असलियत में इनका सिस्टम क्या था कि राजा जो है उसका प्रजा या अपनी आर्मी से डायरेक्ट लेना देना नहीं था, बल्कि बीच में एक सामंत यानी फ्यूड होता था। प्रजा सामंत यानी फ्यूड के ऊपर डिपेंडेंट थी, और फ्यूड जो था वो राजा से डील करता था। ये जो फ्यूड था, असली पावर, असली ताकत, पैसा, सब चीज़ें इस फ्यूड के पास ही होती थी, और जैसा ये डिसाइड करता वैसा ही काम होता, और सेना भी यही भर्ती करता, और राजा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, पैसा, सब चीज़ों के लिए सिर्फ और सिर्फ सेना के सामंत के ऊपर डिपेंड करता। और सामंत जो है अपॉर्चुनिस्ट ज़्यादा थे। ये जो सामंत थे, कई बार ऐसा होता कि राजा के ऊपर जब बाहर से हमला हो रहा होता तो ये सेना लेके ही नहीं पहुंचता, पैसा ही पहुंचाना बंद कर देता। ऐसे में राजा यहाँ पर ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो गए थे, और सामंत व्यवस्था जो है इसने बहुत बुरा असर डाला भारत के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर, और राजा कमजोर होने लगे। दूसरा अगर आप देखेंगे तो हमारे भारत की जो राजा थे, जो राजपूत शासक थे, उनका मिलिट्री जो पावर था वो भी काफी ज्यादा कम था। मिलिट्री देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो है पर्सनल वाइगर जो है वो, और ब्रेवरी जिसे कहेंगे वो, और दूसरा एज अ यूनिट। मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो ब्रेवरी के मामले में राजपूत पर्सनल लेवल पर रत्ती भर भी कम नहीं थे। राजपूत रत्ती भर भी कम नहीं थे। वहीं अगर पर्सनल 1 to 1 देखा जाए तो, लेकिन वहीं अगर आप यहाँ पर क्या नाम है, यूनिट की फॉर्म में देखेंगे तो राजपूतों की एक सामंतवादी आर्मी थी, सामंती सेना थी। सामंती सेना का मतलब ये है कि सेना के ऊपर सामंत का कब्जा ज्यादा है, राजा का नहीं। सेना या सैनिक जो है वो राजा की बात इतनी नहीं सुनेगा जितना सामंत की बात सुनेगा, और सामंत के ऑर्डर को फॉलो करेगा। इसलिए असलियत में सेना के छोटे छोटे हिस्सों के मालिक सामंत होते थे, और वो सामंत आपस में भी लड़ते रहते थे। उनकी आपस की लड़ाई के चक्कर में राजा कमजोर हो जाता था, और जब राजा कमजोर होता और जब राजा लड़ रहा होता तो कई बार ऐसा होता कि सामंत बीच में छोड़ के चले गए, या सामंत अगर मर गया तो सामंत की सेना राजा की बात मानने की जगह मैदान से वापस हो जाती थी। इस डिवीजन के वजह से भी, इस कमजोरी की वजह से भी भारत के योद्धा जो थे, राजपूत जो थे, वो हारे। एक इनके अंदर भारत की मिलिट्री टैक्टिक्स के फॉर्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि भारत के जो ये राजा होते थे, खासकर राजपूत होते थे, ये चलता फिरता शहर लेके जाते थे। एक आर्मी, भाई इन्वेडर्स की जो आर्मी आती थी, वो सिर्फ और सिर्फ योद्धा सैनिक होते थे। यहां राजा अपनी फैमिली को, फैमिली के नौकरों को, दासों को, नॉन कॉम्बेटेंट्स को बहुत सारे तौर पे चलता फिरता शहर ले जाएगा, अपना टेंट लगाएगा और उस टेंट की सिक्योरिटी करेगा। तो आधा तो कमजोर वैसे ही हो गए, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि आप गाड़ी के अंदर कार में जा रहे हैं और आपके साथ 2 महिलाएं बैठी हुई हैं। आप किसी से भी लड़कर चलने की जगह बचकर निकलकर भागने की कोशिश करेंगे, बच के निकल के भागने की कोशिश करेंगे, निकल के चुपचाप निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, परिवार साथ में जब होता है तो उसकी सुरक्षा पहली प्रायोरिटी होती है। वो समस्या यहां पर भी नजर आ रही थी। तीसरा, मिलिट्री टैक्टिक्स, अगर आप वेपनरी अगर आप देखेंगे तो राजपूत राजाओं के धनुष जो होते थे, भाई जैसे अगर आप वेपन्स भी देखो तो इनके कमजोर होते थे। जैसे राजपूत राजा का धनुष क्या होता था, उसको बांस को मोड़कर रस्सी की चवर चढ़ाई जाती थी, जो रस्सी की जो स्ट्रिप होती थी वो चढ़ाई जाती थी। वहीं अगर इस्लामिक रूलर्स को देखोगे, जो इस्लामिक इन्वेडर्स होते थे, वो लोहे की उस स्टिरप का इस्तेमाल करते थे।
लोहे की जो तार होती थी उसका इस्तेमाल करते थे, जो कि ज़्यादा खींच सकती है, इफेक्टिव है और ज़्यादा जोर से उसका तीर जा सकता है। दूसरा, राजपूतों के तीर कमान सिंपल ऐसे है, उन्होंने क्या किया, अपने तीर कमान के ऊपर एक नावक लगा दिया, यानी तीर ज़्यादा तेज निशाने पर जाएगा। इससे ज़्यादा निशाना तेज इसका था। घायल करने की क्षमता राजपूत राजाओं के कंपैरिजन में इन इन्वेडर्स के तीर कमानों की ज़्यादा थी। इनका तीर ज़्यादा, लगभग 6 से 7 इंच तक अंदर जाता था। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे घोड़े की नाल, अब जैसे राजपूत राजाओं के घोड़े जो होते थे वो लोहे की नाल नहीं लगाते थे, नाल नहीं लगी होती थी, जिसकी वजह से वो जल्दी घायल हो जाते थे। राजपूत राजा हाथियों के ऊपर ज़्यादा रहते थे, अब हाथी को दारू पिला के कहीं भी बाढ़ दिया। और जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे वो जानते थे कि असलियत में राजपूत राजाओं के जो हाथी हैं उनको कैसे बिदकाया जाए, जोर जोर से ढोल बजा के, शोर बजा के, पटाखे फोड़ के, या फिर पानी बिखेर के, तेल बिखेर के, आग लगा के हाथियों को भगा देते थे और हाथी अपनी ही सेना का नुकसान कर बैठते थे। ऐसे ही राजा हाथी की सेना पर ज़्यादा निर्भर होता था, तो हाथी ना तो ज़्यादा तेज़ आगे भाग सकता, और सामने जो इन्वेडर आ रहा है वो घोड़ों के ऊपर है, घोड़ा तेज़ी से भाग सकता है, तेज़ी से हमला कर सकता है और पीछे हट सकता है। वहीं अगर तीसरी तरफ देखा जाए तो हाथियों की सेना के साथ साथ राजा जब तक हाथी में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है तब तक तो ठीक है, और राजा को वहां बांध के बिठा देते थे कि आप दिखते रहोगे, हम लड़ते रहेंगे, आप नीचे उतरे हम हार जाएंगे, हम भागना शुरू कर देंगे कि राजा तो मर गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठे इसलिए तो हारे क्योंकि वो एक तरफ विश्वासराव और दूसरी तरफ सदाशिवराव भाऊ अपने अपने हाथियों पे से नीचे उतर गए। तो सेना के अंदर मैसेज गया कि यार हमारे तो दोनों जो लीडर थे वो मारे गए, और जबकि वो घोड़े पे चढ़ के लड़ रहे थे, इसलिए सेना में भगदड़ मच गई, मराठों से अब्दाली से हार गए। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कारण थे। आप जैसे देखें क्या, मतलब कवच, यहाँ जो राजपूत थे इनके कवच चमड़े के या लोहे के भी होते थे तो बहुत हैवी, उनके कवच बाजुओं से लेकर हेलमेट से लेकर सब चीज़ें कवर कर रखी होती थी। अब राजपूतों के साथ एक मिलिट्री, देखो राजपूत पर्सनल ब्रेवरी में तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब कई मामलों में क्या होता है ना, इनके जो मिलिट्री रूल्स जो थे, एथिकल रूल्स जो थे, उनकी वजह से भी राजपूत हारे। अब राजपूत को अगर कहा जाए कि भाई प्राण जाए पर वचन ना जाए, वो कहेगा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मध्य एशिया से आने वाले जितने भी इन्वेडर्स होते थे जो टोटली विदेशी होते थे, उनकी एथिक्स और वैल्यूज़ क्या थी? उनकी एथिक्स और वैल्यूज़ ये थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए का मतलब कुछ नहीं होता, हमें सिर्फ जीत से मतलब है। राजपूत कहते थे कि जीतने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे को किसी भी तरीके से जीतने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सिद्धांत और व्यवहार के अकॉर्डिंग जीतें। जैसे भागते हुए पे वार नहीं करेंगे, पीठ पर वार नहीं करेंगे, घायल के ऊपर वार नहीं करेंगे, निहत्थे पर वार नहीं करेंगे, सूरज ढलने के बाद नहीं लड़ेंगे। इस्लामिक इन्वेडर आते थे भाई, वो तो जाहिलों का एक मतलब रैला होता था। जाहिल जिसे कहते हैं ना, जानवरों से भरा हुआ एक रैला होता था। उनको ये सिद्धांत समझ में ही नहीं आते थे, उनके लिए तो केवल जीतना ही एक उद्देश्य है। मार के काट के रात के अंधेरे में हमला कर रहे हैं, और अगर हारने लगेगा तो घुटने टेक देगा, माफी मांग लेगा, तुम्हारी पीठ घूमेगी, फिर तुम्हें मारेगा। ऐसे छोटे छोटे इतने रूल्स हैं, इतने रीजंस हैं जिसकी वजह से राजपूत पर्सनल ब्रेवरी भले ही बहुत ज़्यादा थी, लेकिन एज अ यूनिट नहीं लड़ पाए, और सिद्धांतों के चक्कर में इतना ज़्यादा फंस गए कि शंख बजते ही हम नहीं लड़ेंगे। पता लगा जब सेना हार रही है, मुसलमानों की सेना हार रही है, तो उन्होंने शंख ऐसा बजा दिया कि राजपूत सैनिकों को लगा कि हमें अब युद्ध खत्म करना चाहिए क्योंकि शाम हो गई है। अब जैसे ही शाम हो गई है और युद्ध खत्म करना चाहिए, और इन्होंने लड़ने से हथियार जो थे वो अपने ढीले छोड़े, उन्होंने आके हमला करना शुरू कर दिया। कल्चर, अगर आप देखेंगे तो वहाँ इस्लामिक रूलर्स जो हैं या इस्लामिक इन्वेडर्स जो हैं, उनकी आर्मी यूनाइटेड होती थी। यहाँ की जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड है। यहाँ की सोसाइटी डिवाइडेड किस तरीके से है कि असलियत में यहाँ पर लड़ेगा तो सिर्फ राजपूत, अब बाकी समाज का जो हिस्सा है, जो किसान है, जो मजदूर है, या दूसरा है जिसकी सेहत अच्छी है, जो सेना में अच्छा युद्ध कर सकता है, उसको ट्रेनिंग दो ही मत। यानी आपने अपनी समाज के एक बड़े हिस्से को निहत्था कर दिया, और समाज इस तरीके से दूर हो गया। वो कहता है मैं तो किसान हूँ, मुझे सिर्फ टैक्स देना है, बाकी जाओ भाड़ में। और बाकी जो राजा है वो ये कह रहा है कि लड़ना सिर्फ मेरा काम है, दूसरा अगर किसी ने हथियार दिया, तलवार उठा ली तो आप गए। यानी आपके भारत की या हमारे समाज की सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है, जो आम जनता लड़ रही होती है, वो खत्म हो गई। यूक्रेन के मामले में देख सकते हैं, सेना हार रही है तो आम जनता ने हथियार उठाना शुरू कर दिया।
राजपूत राजाओं के सामने समस्या ये थी कि राजा हार गया तो समझ लो सब कुछ गया, उसके बाद आम प्रजा कभी विद्रोह करती ही नहीं थी, क्योंकि सेना निहत्थी हो चुकी, वो आम जनता को निहत्था बना रखा था, उनको तो हथियार दे ही नहीं रखे थे। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो विभाजित समाज में हर चीज भगवान के ऊपर छोड़ देना। और मजे की बात यह कि इस्लामिक शासकों ने धर्म का जो इस्तेमाल किया जिहाद के नाम पर, जिहाद के नाम पर जबरदस्त इस्तेमाल किया। वो भारतीय राजाओं के पास ऐसा कुछ था ही नहीं, या भारतीय धर्म के पास ऐसा कुछ था ही नहीं जो धर्म युद्ध के नाम पर लोगों को आगे बढ़ाया जाए। वहां लोगों को भड़का के लाया जाता था कि जिहाद करेंगे, लोगों का धर्म परिवर्तन करवाएंगे। यहां ऐसा कुछ था ही नहीं। यहां पर समाज डिवाइडेड था, वहां यूनाइटेड था। ऐसे बहुत सारे कारण हैं छोटे छोटे, जो अगर लिस्ट बनाना शुरू करेंगे तो ऐसा लगेगा कि राजपूतों की हार का कारण असलियत में मुगल नहीं या इन्वेडर्स नहीं, बल्कि हम भारतीय समाज खुद था, क्योंकि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था, वो विचार कर ही नहीं पा रहा था, वो सोच ही नहीं पा रहा था कि हम हार क्यों रहे हैं। उनके लिए तो व्यक्तिगत वीरता, पर्सनल जो शिवलरी थी वो सबसे ज्यादा थी। उनको टीम के जीतने से ज्यादा अपनी वीरता के किस्से सुनाना ज्यादा पसंद था। नो डाउट पर्सनली बहुत वीर थे, इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो बहुत वीर थे, लेकिन अगर टीम वर्क के फॉर्म में देखा जाए तो टीम की तरह ये कभी लड़ ही नहीं पाए। और यही रीजन था कि एक आपको पृथ्वीराज चौहान के बाद 200 से 300 साल तक, पृथ्वीराज चौहान 1192 में एक्सपायर होते हैं, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो राणा सांगा 1526, 1192 से 1526 के बीच में कभी भी कोई भी राजपूत राजा इकट्ठा होकर नहीं लड़ा। जब अलाउद्दीन खिलजी के सामने राणा रतन सिंह लड़ रहे हैं, और अगर पद्मावती वाले मामले को हम सही मान रहे हैं, तो जब पद्मावती जौहर के लिए मजबूर हो रही थी तो बाकी राजपूत राजा कहाँ थे, इकट्ठे होकर क्यों नहीं लड़े? ये सवाल हर किसी को पूछना चाहिए, क्योंकि आप जब एक महिला की इज्जत भी दांव पर लग गई है और मदद मांग ली गई है, तब उन महिलाओं को साका करना पड़ता है, जौहर करना पड़ता है, और जो मर्द मरते लड़ते युद्ध भूमि में शहीद हो जाते हैं या वीर गति को प्राप्त होते हैं, उसे केसरी कहा जाता है। केसरी और जब जौहर इकट्ठा हो जाए तो साका कहला रहा है, तो वो साका जब हो रहा है तब भी बाकी राजपूत राजा चित्तौड़ की मदद में नहीं आ रहे। आपसी फूट बहुत ज्यादा थी। वहीं अगर आप और तरीके से देखें तो बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस हैं जो आपको दिखाई देंगे और बताएंगे कि असलियत में राजपूतों के हारने का कारण राजपूतों की वीरता नहीं, बल्कि आपसी बंटवारा था और समाज का बंटवारा था, और दुनिया के नए युद्ध के नए तौर तरीके ना सीखने की एक आदत थी। जैसे मैंने बताया धनुष बाण। अब जैसे बाबर आया, बाबर का जो धनुष था वो भारत में उस समय प्रचलित धनुषों से कहीं ज्यादा तेज था। अब छोटी सी एक बात कि असलियत में जो ये इस्लामिक आक्रांता जो आते थे, उनके घोड़ों के ऊपर पैर के नीचे ये एक सैडल लगी हुई होती थी, जहां पैर रखा जाता था, लोहे की होती थी। वहीं राजपूत राजा जो है वो रस्सी की इस पैर के स्टिरअप को इस्तेमाल करते थे। घोड़े की जो नाल होती है, नकेल, उसके अंदर वो जो नकेल होती है उसको भी वो लोग लोहे की बनाते थे, और भारत के राजा महाराजा रस्सी की बनाते थे। रस्सी खींचने से नाक छिल जाती थी, घोड़ा घायल हो जाता था, घायल हो जाते थे। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें। अब जैसे मुगलों ने काम क्या किया, आप लोग देखते होंगे कवच के ऊपर ये लोहे के छल्लों से हाथ पैर का कवच बांध लेते थे, लोहे के छल्लों से। राजपूतों में किसी ने भी इस तरफ नहीं सोचा। हाथियों के, अब अकबर या मुगलों ने तो हाथियों के ऊपर तक ये चबर चढ़ा दिए। तो वीरता में देखा जाए तो भारत में इतनी सारी जातियां हैं, कहीं पर भी वीरता के मामले में कम नहीं है। पीठ ना दिखाना, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इस्लामिक आक्रांता आ रहा है, वो हार थोड़ा सा उसे लगेगा, हार रहे भाग जाएगा या भागने का ढोंग करेगा, या उसे आपकी कमजोरी पता है कि वो अगर आपके सामने घुटनों के बल बैठ गया तो आप मारोगे नहीं, वो जैसे ही हारने लगेगा घुटनों के बल बैठ जाएगा, चालबाजियां खेलेगा। और वीरता जो है उसमें चालबाजियां नहीं काम आ रही थी, या वो चालबाज नहीं थे, हार गए। तो ये कहना कि राजपूत कमजोर थे तो रत्ती भर भी व्यक्तिगत मामले में बिल्कुल कमजोर नहीं थे, लेकिन एकता ना होने की वजह से ये लोग इन शासकों के सामने हारे। अब सोचकर देखिए, जितने भी मुगल वगैरह आए, इन्होंने राजपूतों को हराया,
साके करवाए, हजारों लाखों एक एक बार में हजारों बंदों को मार देते थे ये लोग, और जिनको नहीं मार पाते थे वो जल के मरने की मजबूरी में आ जाते थे। और राजा आनंदपाल, सोचकर देखिए, राजा आनंदपाल युद्ध भूमि में हार गए, उन्हें वापस आना पड़ा, तो उन्होंने मतलब आत्मग्लानि इतनी हुई कि वो चिता में खुद आत्मदाह करके मर गए। दोबारा कोशिश ही नहीं करी कि इनको हराया जाए। और सोचकर देखिए, हमारे इन राजपूत राजाओं ने, हमारे जितने भी राजा महाराजा हैं, उन्होंने इस 200 से 300 पीरियड का जो विंडो पीरियड मिला, 300 साल का, इसमें कभी इकट्ठे हुए ही नहीं, क्योंकि आपसी रंजिश बहुत ज्यादा थी। भाई, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली बहुत कमजोर थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली इतनी कमजोर थी कि वो आगे मतलब बहुत ज्यादा, लेकिन राजपूत, और यहां ये ज्यादा नहीं तो मतलब 1351 से लगा लो, 1351 से 1526 तक दिल्ली बहुत कमजोर थी। अगर राजपूत राजा इकट्ठे होकर दिल्ली पर हमला करते तो कब्जा कर लेते, लेकिन इन्होंने कभी कोशिश ही नहीं करी। राणा सांगा से पहले किसी ने कोशिश नहीं करी कि दिल्ली पर कब्जा कर लें, और राणा सांगा भी छल से हार गए। बाबर ने जब देखा कि वो हार रहे हैं तो जिहाद का नारा दे दिया। धर्म का इस्तेमाल युद्ध भूमि में जो करना जानते थे वो जीत गए, क्योंकि जितने अफगान सैनिक राणा सांगा के पीछे खड़े थे, बाबर ने जिहाद का नारा दिया, अफगान सैनिकों को लगा कि यार जिहाद का तो मतलब ये होता है कि काफिरों के साथ हम कैसे आ सकते हैं, वो अलग हो गए। राजपूत राजा जो थे वो भी कमजोर पड़ने लग गए। तो लीडरशिप की कमी, स्ट्रेटेजी ना होना, समय का सही सदुपयोग ना करना, और सोचकर देखो, गजनी 1230 में एक्सपायर हो जाता है। गजनी के 1230 में एक्सपायर होने के बाद 200 साल तक गजनी के जो उत्तराधिकारी थे बहुत कमजोर थे, बहुत कमजोर थे। लेकिन राजपूत राजा आपस में लड़ाई झगड़े में इतने बिजी थे कि वो पेशावर, मुल्तान से लेकर काबुल तक गजनी के जो उत्तराधिकारी थे, सक्सेसर थे, उन्हें भगा ही नहीं पाए। उनको भगाने के बारे में सोचा ही नहीं। तो हार तो अपने आप ही होनी है। तो दोस्तों, असलियत में वीरता इकलौता कारण नहीं होता हार का। हार के बहुत सारे कारण थे। उन कारणों का सबसे बड़ा कारण ये था, एक, अपने आप को दुनिया को देखकर आगे ना बढ़ाना, दूसरा, विभाजित समाज, डिवाइडेड सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड। भारत का जो समाज था वो विभाजित था, और विभाजित समाज कभी जीत नहीं सकता। और तीसरा, सिद्धांतों के अंदर उलझे हुए थे, और सिद्धांतों में उलझने के कारण जो बाहर से आने वाले जानवर थे उनके सामने टिक नहीं पाए। वहां तो जंगल राज था ना भाई, वो तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप देंगे, अपने बाप को मार देंगे, भाई को मार देंगे, मतलब बहन के बच्चों तक को मारते हुए देर नहीं लगाएंगे। मुगलों की एक भी लड़की नहीं ब्याही जाती थी। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर लड़की जो ब्याही जाएगी, वो जो लड़की के भाई हैं, वो मुगल राजकुमार हैं, वही अपने जीजा को मार देंगे। तो आप अभी भी बैठकर समझेंगे तो दुनिया के सिद्धांतों के अनुसार चलना चाहिए। अपने सिद्धांत अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज के लिए हैं। जब हम विदेशों से बात करें और ऐसी जनता से बात करें जो कि जिनके लिए सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं है, विजय ही सब कुछ है, तो उस समाज से जीतने के लिए जाहिल जानवरों जैसा व्यवहार करना पड़ता था। बप्पा रावल ने इस चीज को समझा, काबुल तक झंडा गाड़ के आए। रावलपिंडी बप्पा रावल के नाम पे है, रावल का बसाया हुआ गांव। तो राजपूत अपनी वीरता की वजह से नहीं, वीरता की वजह से तो बिल्कुल नहीं हारे, बहुत वीर थे, लेकिन असलियत में जो हारे और जो विनाश हुआ वो आपस में बटे हुए होने के कारण हुआ। तो आपका इस मामले में क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और इस चीज के अंदर और थोड़े और इलेबोरेटेड वे में मैं करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको भी और ज्यादा बेटर तरीके से ऑप्शंस मिले या समझ में आए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इसमें क्या ओपिनियन है। बाकी हम डिस्कशन तो करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।